नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। मनी मॉन्क के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। मनी 9 का एक खास शो आपके सामने म्यूचुअल फंड उद्योग के उन प्रमुख दिग्गजों को लेकर आता है जिनकी बात पूरी दुनिया सुनती है और जिनकी निवेश की रणनीतियों पर शेयर बाजार चलते हैं और निवेशक उनकी निवेश की रणनीतियों पर विश्वास करते हैं। संस्कृत का एक सूत्र है, कहा जाता है महाजनो येन गतः सपंथा। प्रमुख लोग या ज्ञानी लोग जिस रास्ते पर जाते हैं वही रास्ता होता है। निवेश की दुनिया लगभग ऐसी ही है। निवेश की दुनिया में कुछ खास दिग्गज लोग निवेश की रणनीतियां बताते हैं और वे रणनीतियां बाद में बाजार के लिए मंत्र, सूत्र और आधार बन जाती हैं। और आज हमारे साथ एक ऐसे ही व्यक्ति, एक ऐसी ही शख्सियत मनी मॉन्क में उपलब्ध हैं, SBI म्यूचुअल फंड के ज्वाइंट CEO DP सिंह जी। DP सिंह जी का मैं स्वागत करता हूं। इससे पहले कि हम सवाल शुरू करें, DP सिंह जी भारत के म्यूचुअल फंड उद्योग में सबसे अनोखी और सबसे भरोसेमंद और सबसे अनुभवी तजुर्बेकार शख्सियत हैं। भारत के म्यूचुअल फंड उद्योग में निवेश बैंकर्स तो बहुत से हैं, पर आपने बहुत कम लोगों को ऐसा देखा होगा जिन्होंने सामान्य रिटेल बैंकिंग से लेकर पुराने ज़माने की बैंकिंग से लेकर मर्चेंट बैंकिंग और म्यूचुअल फंड तक का सफ़र तय किया है। उनसे बेहतर भारत के निवेशकों को कोई नहीं जानता, क्योंकि अपने पहले कार्यकाल में वो बैंक के डिपॉजिटर्स को समझते थे और आज वो म्यूचुअल फंड निवेशकों के निवेश का प्रबंधन करते हैं और उन्हें दिशा दिखाते हैं। DP सिंह से बेहतर आज के दौर में आपको कोई नहीं बता सकता कि बैंकिंग और म्यूचुअल फंड कहाँ एक दूसरे से मिलते हैं, कहाँ एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, और एक निवेशक के तौर पर आपको बैंक के साथ कितना रहना चाहिए और म्यूचुअल फंड के साथ कितना रहना चाहिए, इसकी क्या रणनीतियाँ हों, आज हम विस्तार से बात करेंगे और कई नई चीज़ें जानेंगे DP सिंह सर से। DP सिंह से आपका स्वागत है। मैं पहला सवाल आपसे शुरू करता हूँ, क्योंकि जो हमारे जो छोटे निवेशक, आम निवेशक हैं, वो आम तौर पर अभी भारत का म्यूचुअल फंड उद्योग या म्यूचुअल फंड निवेश का दौर शुरू हो रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज आप निवेश शुरू करते जी, एक सामान्य निवेशक होते जैसे हमारे कैमरा पर्सन हैं, हम लोग हैं, अगर आज आप निवेश शुरू करते तो आज पहली बार अगर आप निवेश करते तो आप कौन से म्यूचुअल फंड चुन रहे होते? अगर मैं पहली बार निवेश की अपनी यात्रा शुरू करता तो सबसे पहला मेरा सफ़र यही होता कि मेरे को इक्विटी मार्केट में कुछ पैसा लगाना है, क्योंकि मेरे को आज की डेट में, क्योंकि आज मैं बैंक डिपॉजिट में पैसा रख रहा हूँ और मेरे को कुछ मालूम नहीं है, तो कुछ ना कुछ मेरे को लेना पड़ेगा इक्विटी में। अगर मेरे को अपनी ग्रोथ जर्नी में पार्टिसिपेट करना है। आज हम सब एक चीज़ बात करते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत बढ़िया हो रही है, भारत की आर्थिकता में बहुत तेज़ी से इसको ग्रो करने वाली है, तो उसमें ग्रो करने के लिए आप और हम कैसे पार्टिसिपेट करें? हमारी कंपनी तो है नहीं, हम बिज़नेस तो करते नहीं, तो अगर हमें किसी बिज़नेस में ग्रोथ में करना है तो उसके इक्विटी स्टॉक्स में ही लगा के हम उस ग्रोथ का हिस्सा बन सकते हैं, जो कि एक लेजिटिमेट वे है, एक पूरी तौर से कानूनी एक तरीका है जिसको थ्रू हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं तो आज की डेट में, अगर मैं अपने इफ़ आई गो बैक इन द मेमोरी लेन, जब मैंने अपना काम शुरू किया था, जब मैंने अपनी नौकरी शुरू की थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, आज मैं सोचता हूँ कि अगर मैं अपनी यात्रा उस वक्त म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से शुरू करता तो आज जो मेरी नेटवर्थ है, जो भी है, अगर आज 100 रुपये है तो वो कम से कम 400 रुपये होती। तो मेरे को आज भी इसी बात की मिलान रहती है कि मैंने इतना लेट शुरू क्यों किया। सबसे पहले शुरुआत करना है कि कुछ ना कुछ पैसा, कुछ ना कुछ हिस्सा अपनी बचत का, अपने खासियत का म्यूचुअल फंड में लगाना बहुत ज़रूरी है, इक्विटी में पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है, और सूनर दी बेटर, जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ही फ़ायदा है। स्पेसिफिकली आज DP सिंह सर ने कहा कि उनको इस बात का अफसोस है कि उस समय म्यूचुअल फंड नहीं थे, नहीं तो आज उनकी नेटवर्थ कम से कम 4 गुना हो गई होती। आज अगर हम थोड़ा स्पेसिफिक समझें कि अगर आज आप कहें कि किस सेगमेंट में, किस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड से काम शुरू किया जाए, जैसे आप कल्पना करें कि आपका इस इंटरव्यू कोई ऐसा व्यक्ति सुन रहा है जिसने अभी तक म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं किया है और वो यहीं से आपकी बात सुनकर अगर शुरुआत करना चाहे तो उसे कहाँ से शुरू करना चाहिए? देखिए, पिछले 15-20 साल में इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इनोवेशंस हुई हैं और बहुत तरह के फंड्स आए हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करनी है, अगर मैंने अभी तक कभी शुरू नहीं किया, कभी म्यूचुअल फंड में नहीं लगाया, तो सबसे पहले मेरे को शुरुआत करनी चाहिए जहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा इक्विटी में हो। तो उसमें एक कंजर्वेटिव हाइब्रिड है जिसमें 25% इक्विटी में होता है, वो बहुत ही बढ़िया तरीका था। उसमें डेट का इंडेक्सेशन भी था। अभी कुछ कानून में बदलाव हुआ, उसकी वजह से ये हो गया कि वो टैक्स बेनिफिट तभी होगा अगर आप कम से कम 35% इक्विटी में रहते हैं। तो उसके लिए सबसे बढ़िया और सबसे शुरुआत करने वाला फंड है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड।
तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में क्या रहता है कि 35% आपका इक्विटी में रहता है, कम से कम इतना रहता है। मैं अगर अपने फंड की बात करूं तो हम 35% इक्विटी में रखते हैं और 15 से 20% आपका गोल्ड में रहता है और बाकी जो 50 से 60% 65% वो आपका डेट सिक्योरिटीज़ में लगता है। और आज की डेट में डेट सिक्योरिटीज़ भी आपको बैंक की एफडी का जो रेट है करीब उसके बराबर की YTM हमें मिलती है। तो इससे विन विन स्टोरी, इसमें हर बंदे का, हर व्यक्ति का एक लाभ ही है कि इसमें आपको लॉक नहीं कर रहे हैं, लॉक इन नहीं हो रहा है, आप जब चाहे पैसा निकाल भी सकते हैं। परंतु फिर भी चाहे यही है कि इसको 3 साल से 5 साल तक रखना चाहिए क्योंकि आप 35% इक्विटी में डाल रहे हैं। तो सबसे बढ़िया शुरुआत करने का यह है, मल्टी एसेट एलोकेशन से शुरुआत कीजिए और इसको बढ़ा के आप मल्टी एसेट से बैलेंस एडवांटेज फंड और बैलेंस फंड और डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, ये पूरी एक यात्रा है, पूरी एक जर्नी है। तो जैसे जैसे आपका विश्वास बढ़ता है, जैसे जैसे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, वैसे वैसे आपका इक्विटी में पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए। आज की डेट में अगर ग्रो करना है, ग्रोथ जो जर्नी है उसका हिस्सा बनना है, तो इक्विटी का तड़का तो लगाना ही पड़ेगा। उसके बगैर आपकी ग्रोथ, यू विल नॉट बी एबल टू हैव द इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न। जो मुद्रास्फीति आज हमारे देश में है, वो जो चाहे RBI ये कह रहा है कि 5% के अंदर अंदर रहेगी, पर रिटेल या प्रीमियम इन्फ्लेशन इज़ ऑलवेज मोर देन द बेस लाइन इन्फ्लेशन। तो कम से कम अगर आपकी रिटर्न 8% से कम है तो आप ये समझो कि आप अपने इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहे। अगर इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न चाहिए, ग्रो करना है, तो 10 से 12% की रिटर्न आपको इक्विटी से ही मिल सकती है या इक्विटी हाइब्रिड से मिल सकती है, और कहीं नहीं मिल सकती। तो DP सिंह जी का पहला मंत्र, 2 चीज़ें, फिर हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगर आप निवेश शुरू कर रहे हैं तो हाइब्रिड फंड में मल्टी एसेट फंड चुनिए और बाजार में अच्छे मल्टी एसेट फंड्स हैं। ये पहला मंत्र है कि आप कोई रिस्क मत लीजिए, अपने रिस्क को कवर करिए, लेकिन आपको इक्विटी, गोल्ड और डेट तीनों जगह के रिटर्न का फ़ायदा मिलता है। ये पहला। दूसरा महत्वपूर्ण मंत्र जो हमेशा याद रखिए वो ये कि अगर आपका म्यूचुअल फंड इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है तभी आप फ़ायदे में हैं, अन्यथा आप नुकसान में रहते हैं और इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न आपको बनाने चाहिए। हम दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। म्यूचुअल फंड पर इतना प्रचार होता है, इतना कैंपेन होता है, आप जैसे लोग जिनकी बात सुनकर लोग निवेश भी करते हैं, पर फिर भी भारत में आज भी ज़्यादा लोग, इतने भी लोग म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगाते जितने लोग क्रिप्टो और लॉटरी में पैसा लगा रहे हैं। यहाँ तक कि जितने कार रखने वाले लोग हैं उनसे भी कम म्यूचुअल फंड होल्डर हैं। 3 करोड़ के आसपास SIP पोर्टफोलियो हैं। ऐसा क्यों है कि इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न चाहिए हर व्यक्ति को? महंगाई उनकी ज़िंदगी की लागत बढ़ा देती है, उनको गरीब कर देती है। अगर आप टेक्निकली कहें, महंगाई जितनी बढ़ती है हम रिलेटिवली उतना गरीब होते जाते हैं। उसके बाद भी लोग म्यूचुअल फंड में निवेश के बजाय अभी भी बड़ी संख्या ऐसी है जो क्रिप्टो में और बाकी जगह निवेश करता। ऐसा क्या है जो म्यूचुअल फंड आकर्षित नहीं कर पाता? देखिए, पहली बात तो यह है कि म्यूचुअल फंड अगर हम इसकी ग्रोथ की स्थिति देखें या जिस तरह से SIP में नंबर आ रहा है, तो ऐसी बात तो पहले ये नहीं है कि ग्रो नहीं कर पा रहा है, ग्रो कर रहा है। परंतु अब मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे कि ये ग्रोथ रेट और भी बहुत बड़ा होना चाहिए। और उसमें एक चीज़ है कि ये म्यूचुअल फंड जो बिज़नेस है, जैसे हम म्यूचुअल फंड कंपनी जो है ये मैन्युफैक्चरर हैं, इनको अपना जो प्रोडक्ट है बना के ये एडवर्टाइज़ तो कर सकती हैं, TV पे भी दे सकती हैं, अखबार में भी दे सकती हैं, मीटिंग्स करके बता भी सकते हैं, बट रीचिंग आउट टू मिलियंस यू नीड टू हैव इंटरमीडियरीज। जो बिचौलिए हैं म्यूचुअल फंड बेचने वाले, वो बहुत कम हैं, बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि वो जो हमारा एक बिज़नेस मॉडल है उसमें क्या हो रहा है कि करीब अगर मैं आपको नंबर बताऊं तो 1 लाख से नीचे जो हैं जो म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनमें से भी जो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो 20 से 25 हज़ार हैं, 60 से 70 हज़ार हैं जो एक्टिव नहीं है। और दूसरा, उसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो है बैंक्स। तो बैंक्स में भी क्या होता है कि बैंकर्स जनरली उनका जो रवैया रहता है ज़्यादा से ज़्यादा ये रहता है कि इक्विटी फंड ही बेच दो, क्योंकि जो हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर है, रेगुलेटेड कॉस्ट स्ट्रक्चर है इंडिया में, तो वो जो बहुत छोटी टिकट है लमसम में, उसकी वायबिलिटी का एक इशू है। वो हम रेगुलेटर से बात भी कर रहे हैं कि हमें उसको वायबल करना है। अगर उस पर कोई हमें तरीका निकल के आता है, जो कि मेरे को पूरा विश्वास है निकल के आएगा, और रेगुलेटर भी इस बात को समझ रहे हैं, वो हमसे बात कर रहे हैं कि कोई ऐसा तरीका, क्योंकि रेगुलेटर का हमेशा ये रहता है कि जो निवेशक है उसके ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ना चाहिए, उसका खर्चा कम से कम होना चाहिए। बिल्कुल सही सोच है उसके बारे में।
परंतु बिज़नेस करने के लिए क्या वायबल मॉडल है, एक व्यक्ति कितना बिज़नेस कर सकता है, तो उसके लिए एक हम बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि आज की डेट में हमारा बिज़नेस मॉडल यही है कि हम सिर्फ ट्रेल में पैसा देते हैं। अगर कोई व्यक्ति नया एक म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, अगर वो 50 लाख रुपया अभी इकट्ठा करता है छोटे और मझोले से, तो उसको साल का 50,000 रुपया मिलेगा, वो भी करीब 3 से 4,000 रुपया, जिसमें से भी GST वगैरह कट के उसको 4,000-5,000 रुपये महीने की इनकम होती है। और छोटे लेवल पे 50 लाख से 1 करोड़ का धंधा करना कोई आसान नहीं होता। अगर आपने 20,000 50,000 का करना है जिसमें मेहनत लगती है, तो वो बिज़नेस मॉडल ना होने की वजह से थोड़ा एक इशू है हमारे। परंतु फिर भी SIP के अगर आप देखें, नंबर देखें, तो हर महीने 5 से 7 लाख नई SIPs आ रही हैं। तो परंतु उसमें एक इश्यूज और हैं कि SIPs की क्वालिटी कैसी है, उसको डिसिप्लिन वे में कितनी देर के लिए चलाना ज़रूरी है, उसके लिए हमें एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमने आंकड़ों से क्या पता लगता है कि लोग SIP तो करते हैं, SIP एक गोल के लिए होती है, उसको एक डिसिप्लिन तरीके से नहीं चलाते। अगर जैसे मेरी SIP चल रही है, अगर उसमें 5,000 रुपये महीना जा रहा है, तो कभी भी मेरी ज़रूरत होगी तो मैं उसमें से पैसा निकाल लेता हूँ। 5,000 की SIP चल रही है, तो उसमें जो पैसा निकल जाता है, तो उसको जो कंपाउंडिंग का इफेक्ट होता है कि कंपाउंडिंग इज़ द वन थिंग, एंड रुपी कॉस्ट एवरेजिंग जिसको बोलते हैं कि हर लेवल पे कर रहे हैं, उसका फ़ायदा नहीं मिल पाता। अब SIP निवेशक को ये बात बतानी कि वो SIP से विड्रॉ करना पैसा, SIP अमाउंट से विड्रॉ करना शुड बी द लास्ट चॉइस, नॉट द फर्स्ट चॉइस। उसमें से पैसा तभी निकालो जब आपको बहुत ही मजबूरी है। जैसे अगर मैं इक्विटी में पैसा लगाऊंगा तो तब तक नहीं छेड़ूंगा जब तक मेरे को उस पैसे की ज़रूरत नहीं है, इसलिए नहीं टाइम नहीं करूंगा। टाइम करने से मेरे को नहीं पता कि टाइमिंग कब अच्छी होगी, कब ख़राब होगी, वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि ये पैसे को अच्छे से किया जाए। और ग्रोथ करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया, वी हैव टू हैव मोर इंटरमीडिएटरीज, मोर बैंक्स, मोर बैंक ब्रांचेस, जिनके पास सही तरीके की नॉलेज हो कि किस व्यक्ति को किस तरह का फ़ंड बेचना है। क्योंकि अभी तक हमने ये तो कर दिया, ये हमने बहुत ज़्यादा इसका प्रचार कर दिया कि म्यूचुअल फ़ंड सही है। अब म्यूचुअल फ़ंड किसके लिए कितना, कौन सा सही है, उस लेवल पे जाना बहुत ज़रूरी है। तो उस पर हम काम कर रहे हैं, कंपनी की तरफ से भी और एज एन इंडस्ट्री एमफी की तरफ से भी हो रहा है। तो मेरे ख्याल में आने वाले टाइम में ये जो बढ़ोतरी है, जो आज की डेट में 18 से 20% की ग्रोथ है, ये और बढ़ेगी। और बाकी जो वैल्यूएशंस हैं वो थोड़ी ऑफ कोर्स कॉस्टली हैं आज की डेट में, तो इसलिए ये भी सही है कि इसको SIP में या STP रूट में ही पैसा आए तो अच्छा है। लमसम एक मुफ्त इस समय पे पैसा लगाना एक कोई बहुत सही कदम नहीं होगा अगर इक्विटी की बात करें। परंतु अगर आप मल्टी एसेट फंड में कर रहे हैं, कंजर्वेटिव हाइब्रिड में कर रहे हैं, बैलेंस एडवांटेज में कोई भी व्यक्ति पैसा लगा रहा है, उसको चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, बशर्ते कि वो उस पैसे को कम से कम 3 से 5 साल का समय दे। ये बहुत ज़रूरी है। सर 3-4 चीज़ें आपने जिक्र की अलग अलग एक साथ, और तीनों चारों अलग अलग सवाल हैं लोगों के दिमाग में। पहला सवाल ये कि सेबी चीफ ने भी हाल में कहा 250 रुपये की सिप होनी चाहिए। काफ़ी चर्चा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अलग अलग। उद्योग से बात करने पर जैसा आपने कहा कि उसकी वायबिलिटी का इशू है, जबकि ये माना जा रहा है कि जब तक आप सिप के कंट्रीब्यूशन को छोटे से छोटा नहीं कर देंगे तब तक वो लोग नहीं आ पाएंगे जिन्हें आप सिप के दायरे में लाना चाहते हैं। अभी जो 3 करोड़ के आसपास लोग हैं उनमें अधिकांश वो लोग हैं जो मिडिल क्लास हैं या जिनके पास सरप्लस है। लेकिन अगर आप ये चाहें कि लोग अपनी दैनिक बचत से थोड़ा पैसा निकाल कर लगाने लगें तो उन्हें सस्ती सिप चाहिए। तो बात कहाँ अटकती है, समस्या कहाँ है? समस्या फंड के लेवल पर है या रेगुलेशन के लेवल पे है कि हम सिप को 250 रुपये की नहीं कर सकते? वायबिलिटी की समस्या कहाँ पर है? देखिए, ये समस्या सिर्फ सोच की है और सोच को एक्सेप्ट करने की है। तो सेबी चेयरपर्सन ने एक सोच दी 250 रुपये का। जिस दिन उन्होंने ये बताया गया उसी दिन रात से इस पर डिस्कशन शुरू हो गया कि इसको कैसे वायबल किया जाए। तो ये एक लीड किया चेयरपर्सन ने, उन्होंने एक सोच दी, एक विचार दिया, उस विचार को हम आगे लेके जाएंगे। और इंडस्ट्री भी चाहती है कि ऐसे व्यक्ति आएंगे तभी इंडस्ट्री का लेवल बढ़ेगा। क्योंकि ये यात्रा जो जन धन से जन निवेश की यात्रा अभी शुरू हुई, पिछले 10 साल में जनधन में जो व्यक्ति आए थे, जो ज़ीरो बैलेंस फोलियो खुला था, आज की डेट में उनका औसत डिपॉजिट बैंकों में 4 से 5 हज़ार रुपये है और बहुत बड़ा पैसा उसमें पड़ा है। अब वो व्यक्ति अगर 250 रुपये की, वो व्यक्ति या ऐसे और व्यक्ति जिनका पहले ही खाता था,
तो 250 से 500 रुपये की सिप करते हैं, तो एक बड़ा वाजिब है। उसके लिए कुछ डिस्पेंसेशन चाहिए होंगे रेगुलेटर की वजह से, जो रेगुलेटर उस पर बात कर रहे हैं, उस पर अपना विचार करके वो भी हमें पूरा विश्वास है वो डिस्पेंसेशन देंगे, क्योंकि ऑपरेशनल कॉस्ट है। अगर अब मैं आपको एक वायबिलिटी के हिसाब से बताऊं, तो हमारी जो मैनेजमेंट फ़ीस होती है, जो हमारी कमाई होती है किसी में, तो वो जनरली 60 से 70 पैसे होती है। अगर आप 250 रुपये की अगर आप उदाहरण लें, तो हम साल में 3000 रुपया इकट्ठा करेंगे, एवरेज लेंगे तो 1500 होएगा जिस पे मैनेजमेंट फ़ी बनेगी। अगर वो 60 पैसे के हिसाब से लगाते हैं तो 1500 रुपये पे हम एक महीने इस पूरे साल में 9 रुपया कमाएंगे उस पर। और 9 रुपये की कमाई में और जो कॉस्ट है आज की डेट में वो 60 से 70 रुपये है जो एक्चुअल कॉस्ट है। तो उसके ऊपर काम हो रहा है। यूपीआई आ गया है, दिस इज़ ए पब्लिक काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको आमतौर पे जनतक एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको यूज़ करके, तो उस पर बातचीत चल रही है। तो इसमें कोई ऐसा कब तक आपको लगता है कि नहीं देखिए, जब सोच आ जाती है तो उसका सिर्फ टाइम का हो सकता है, या 3 महीने लगेंगे या 6 महीने लगेंगे या 1 महीना लगेगा। जितनी तेज़ी से हम करेंगे वो होगा। परंतु एक चीज़ हमें समझनी चाहिए कि इसके अलावा ये जो छोटे लेवल पे, उसके अलावा मिडिल लेवल पे अगर आज की डेट में जब हम आंकड़े देखते हैं, या तो पैसा आ रहा है SIP की ज़रिए, या पैसा आ रहा है उसके अलावा सिर्फ लमसम जो क्रीमी लेयर है 10 लाख भी नहीं, जो लमसम जो है वो भी बड़ी टिकट का, बड़ा टिकट जो आज की डेट में जो मिडिल है, मिडिल ऑफ द पिरामिड जिसको हम बोलते हैं, जिनके पास ये व्यवस्था है कि वो 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए लगा सकते हैं, उनको कोई बिजनेस वाला, ये जब हम कहते हैं ना कि म्यूचुअल फंड B2B है, हम मैन्युफैक्चरर हो गए जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके लिए 50,000 या 1 लाख रुपए की एप्लीकेशन लेके उसको प्रोसेस करना वो वायबल नहीं लगती। वो भी या SIP कर रहा है कि मेरी एन्युटी बन जाएगी अगले 5 साल के लिए, या वो व्यक्ति जो है बड़ी टिकट को देखता है। तो ये जो बीच वाला है उसको करने के लिए थोड़ा विचार करना जरूरी है। हम कर रहे हैं ऑलरेडी इंडस्ट्री लेवल। सर, आपने 2 दुविधाएं बताई। एक तो ये कि 250 रुपये की सिप की अपनी एक वायबिलिटी कॉस्ट है, और अभी दूसरा चैलेंज ये है कि म्यूचुअल फंड के पास अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स को उतने इंसेंटिव्स नहीं दिए जा पाते हैं, और अगर उनके इंसेंटिव बढ़ाए जाएंगे तो म्यूचुअल फंड की कॉस्ट बढ़ेगी। मैं इंसेंटिव बढ़ाने की बात नहीं कर रहा, इंसेंटिव को रीमॉड्यूलेट करने की बात कर रहा हूँ। जैसे आज की डेट में हम ट्रेल करते हैं, तो छोटे व्यक्ति को शायद अगर हम इसकी तरफ से, अपने फंड हाउसेस की तरफ से एक साइज़ तक, जब तक उसकी वायबिलिटी नहीं बनती, मतलब अगर आज की डेट में मेरे को किसी व्यक्ति का 6 से 7 लाख, जो कि एक मिनिमम है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर का 6, 7, 8 लाख रुपए का उसकी कमाई ज़रूरी है, जब तक उसकी वो कमाई नहीं बनती उस वक्त तक उसको हैंड होल्डिंग करनी है, उसको अपफ्रंट ब्रोकरेज दे के या एक ऐसा तरीका लगा के, क्योंकि रेगुलेटर का भी सोचना वाजिब है कि जैसे ही हम किसी छोटे लेवल पे भी अगर हम अपफ्रंट शुरू करेंगे, तो देयर मे बी पीपल जो कि पैसा लेके आएंगे, अपफ्रंट लेंगे, फिर बाद में वो पैसा निकल जाएगा, तो उसका पैसा कैसे बनेगा। तो उसका एक तरीका निकालना है डिस्कशन करके कि कैसे इसको किया जाए ताकि इसको वायबल भी बनाया जाए, और इसको ऐसा भी कोई मिसयूज़ की भी कोई ऐसी स्थिति ना आए कि कोई व्यक्ति जो है बीच वाले उस डिस्पेंसेशन को मिसयूज़ कर सके। सर, एक चीज़ जो बार बार म्यूचुअल फंड में एक पैराडॉक्स दिखता है, म्यूचुअल फंड में लगातार आप भी और सारे विशेषज्ञ भी और हम लोग भी अपने कार्यक्रमों में कहते हैं कि म्यूचुअल फंड को लंबे समय तक होल्ड किया जाए, पर भारत में इक्विटी म्यूचुअल फंड की एवरेज होल्डिंग 2 साल है, 2 साल से भी कम है, 2 साल से भी कम है। 2 साल में ही म्यूचुअल फंड में इक्विटी इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टमेंट बेच के निकल जाता है, और डेट में खींच के 3 साल हो पाती है, 3 साल से कम रह जाती है। तो ये जो पैराडॉक्स है कि जब हम एक तरफ कहते हैं कि म्यूचुअल फंड से तब तक आप नहीं निकलें जब तक आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो, और एवरेज जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 साल में बाहर हो जाता है, ये साइकोलॉजी इन्वेस्टर्स की हमें क्या बताती, या लॉन्ग टर्म का पेशेंस अभी इंडिया के इन्वेस्टर्स में डेवलप नहीं हो पाया, एक सवाल है। दूसरा, लोग कहते हैं कि चूंकि म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, और लोगों की नॉलेज में, उनके विजडम में म्यूचुअल फंड और स्टॉक एक साथ आते हैं, स्टॉक बहुत हाई ट्रेडिंग कमोडिटी या हाई ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए लोग साल 2 साल के टारगेट्स के हिसाब से यूज़ करते हैं और निकलते हैं। सेम वही प्रिंसिपल लोग अपने म्यूचुअल फंड पर भी अप्लाई करते हैं। इसे आप कैसे देखते हैं एज ए फंड मैनेजर, क्योंकि अगर 2 साल तक लोग 2 साल में ही पैसा निकाल लेंगे तो फिर जो लॉन्ग टर्म का कॉर्पस बनाने की बात है या उनकी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ और गोल्स हैं वो कैसे पूरे होंगे? देखिए, इसमें ना हम लोग, मैं सोचता हूँ कि निवेशकों के ज़्यादा हम लोग खुद मैन्युफैक्चरर इसके लिए जिम्मेवार हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं निवेश की, हम ये कहते हैं कि हमारा एक नैरेटिव होता है कि सर
अगर आप मेरे निवेशक हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि जी आप इक्विटी में पैसा लगा रहे हैं तो 3 से 5 साल तक लगाइए। परंतु दूसरे ही वाक्य में मैं ये बोल देता हूँ कि जब भी पैसा चाहिए होगा निकाल लीजिएगा। तो वी आर गेटिंग 3 साल का 5 साल का पैसा विद द नैरेटिव के सेविंग बैंक की तरह जब चाहिए हो निकाल लो। तो हम लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा बेच रहे हैं। वी हैव टू सेल लिटिल इलिक्विडिटी। हमें थोड़ा एग्जिट लोड या क्लोज एंडेड फंड्स की तरफ जाना पड़ेगा, उसको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि फंड मैनेजर जो है ना वो अपना काम करता रहता है। वो ऐसा नहीं है अगर कोई स्टॉक महंगा हो गया तो उसको निकाल देगा, उसकी जगह कोई दूसरा स्टॉक लेगा। वो ट्रेडिंग करता रहता है, उसका आपको कुछ पता भी नहीं चलता निवेशक को। वो जो आपने जो बात बोली बिल्कुल सही है, इसको स्टॉक्स की तरह नहीं देखना चाहिए। और दूसरी बात यह है जो आज की डेट में जो नए फंड आए हैं जैसे मल्टी एसेट एलोकेशन या बैलेंस एडवांटेज फंड की जब हम बात करते हैं तो उसमें बिल्कुल सीधा है कि आप इसमें आप इसको 10% भी इक्विटी रख सकते हैं, इसमें 90% भी रख सकते हैं, 100% भी रख सकते हैं। वो पूरा एक तरीका बना हुआ है। तो फंड मैनेजर अपना कर, जब महंगा होगा तो वो डेट में चला जाएगा, आर्बिट्राज में चला जाएगा, जब बाज़ार सस्ता होगा तो अपनी इक्विटी बढ़ा देगा। तो इन चीज़ों के ऊपर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है, फंड मैनेजर के ऊपर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। फंड मैनेजर अपना काम करता है और इस पर लिक्विडिटी के ऊपर थोड़ा हमें काम करना है कि कैसे हम लोगों को एजुकेट करें कि बहुत ज़्यादा लिक्विड एसेट मत समझें। अभी हमने जितना भी माल बेचते हैं वही बेचते हैं हर एक, अरे साहब लगा दीजिए, मार्केट अच्छी चल रही है, 6 महीने में पैसा बनेगा, निकाल लेना। तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हम देते हैं। ये बड़ा तो ये एक बहुत बड़ा है। उसके लिए मैं खुद इंडस्ट्री को, अपने आप को या अपने जो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंड्स हैं उनको ये करता हूँ कि हमें अभी थोड़ा धीरे धीरे, क्योंकि अभी एक चीज़ हमने आदत डाल दी है, उस आदत को धीरे धीरे निकालना पड़ेगा। और हम रेगुलेटर से भी, सेबी से भी बात कर रहे हैं कि हमें कुछ क्लोज एंडेड फंड भी लेके आने चाहिए जिसमें कम से कम 3 साल से 5 साल आपका पैसा लॉक इन रहे, ताकि एक डिसिप्लिन बना रहे। और व्यक्ति जब दे रहा है तो उसको पूरा पता है कि मैं 3 साल के लिए डाल रहा हूँ, 5 साल के लिए डाल रहा हूँ। और जब तक आप उसको टाइम नहीं देंगे पकने का, जितनी भी अच्छी चीज़ें उनको कुछ टाइम लगता है, राइट। तो उसमें अगर लिक्विडिटी आज की डेट में होता है, जितना पैसा आता है उतना पैसा निकल जाता है। अगर आप देखें जो आंकड़े आप एमफी की तरफ से देखते हैं पिछले कई महीने से, एक भी महीना ऐसा नहीं है जिसमें आपके जो इक्विटी के आंकड़े एसआईपी की टोटल बुक वैल्यू से ज़्यादा हों। एक तरफ हम बोलते हैं हमारी 17,000 करोड़ की बुक हो गई, दूसरी तरफ हम आंकड़े कहते हैं कि हमारी 8,000 करोड़ की इक्विटी आई है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि 9,000 करोड़ का आउटफ्लो हो गया आपका। 17,000 आया, 8,000 आपकी नेट फ्लो है, तो 9,000 की कमती है। तो हम एक तरफ तो 17,000 करोड़ को सेलिब्रेट करते हैं, दूसरी तरफ हम कहते हैं 8,000 करोड़ आया। तो ये चिंता का विषय है हमारी पूरी इंडस्ट्री के लिए। हमारा हर महीने का आंकड़ा ऐसे भी बुक से ज़्यादा होना चाहिए, तब हम सोचेंगे कि हम एक इंडस्ट्री के तौर पे हमने सही काम किया है। या दूसरा इसमें लोग अभी पैसा कंटिन्यूसली डाल रहे हैं। तो आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड उद्योग को इक्विटी इन्वेस्टमेंट या इक्विटी बेस्ड फंड को उतना इनकरेज नहीं करना चाहिए? चर्चा में सिद्धांत के तौर पर आप, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि बैलेंस एडवांटेज फंड में, हाइब्रिड फंड में जाइए, बट जैसे ही आप म्यूचुअल फंड को टच करें तो ऐसा लगता है जैसे कि बाजार को इक्विटी फंड पसंद है, इन निवेशक को इक्विटी फंड पसंद है, डिस्ट्रीब्यूटर को इक्विटी फंड पसंद है, यहाँ तक कि और ज़्यादा हाई बीटा वाले जो इक्विटी फंड हैं जिनमें कि स्मॉल कैप और मिड कैप वाले, वो ज़्यादा पसंद हैं। पिछले 1 साल के भीतर लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत ही स्मॉल कैप मिड कैप फंड में पैसा लगा कर की, जबकि आप सुझाव ये देते हैं कि उनको हाइब्रिड फंड में जाना चाहिए, बैलेंस एडवांटेज फंड में जाना चाहिए। उनका पहला फंड, उनका पहला पैसा शुरू ही हुआ स्मॉल कैप और मिड कैप फंड से, जिसमें तेज वॉलेटिलिटी है। और तो वो तो निवेश फिर लॉन्ग टर्म नहीं था, वो तो एज गुड एज बाइंग स्मॉल कैप स्टॉक था। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अपने कम्युनिकेशन में, उसके अपने प्रमोशन में कहाँ चैलेंज है? देखिए प्रमोशन हो रहा है, प्रमोशन की तरफ से नहीं, परंतु एक जैसे मैंने बोला ना कि हम एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे देते हैं कि ये 3 साल से 5 साल तक रही है और साथ में जब भी पैसा चाहिए निकाल लीजिए। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होती है जिसकी वजह से हमें दिक्कत हो रही है। ये जो आपने बोला कि स्मॉल कैप फंड, देखिए उसमें हम ये नहीं कह सकते वो मिस सेलिंग हुई है या कम सेलिंग, क्योंकि हम अब जब बात कर रहे हैं डेट की, तो वो व्यक्ति अगर ये डिसाइड करेगा मेरे को 5% ही इक्विटी में डालना है, मेरे को नहीं पता उस व्यक्ति ने जो 100% स्मॉल कैप में डाला उसका 90% बैंक डिपॉजिट में पड़ा हो। अगर वो ऐसा है और सिर्फ 5 से 10% स्मॉल कैप में डाल रहा है तो इतना गलत नहीं है, परंतु अगर वो 100% सेविंग को स्मॉल कैप में डाला तो बहुत गलत है। तो ये उसका पूरा बैलेंस शीट समझना, बैलेंस शीट देखना कि वो हमारा ऐसे ट्रांसपेरेंटली विजिबल नहीं होता।
हम तो ये कहता हूँ, अगर मेरे को आज की डेट में, अगर मैं अपनी बात करूँ तो आज की डेट में मेरा बैंक डिपॉजिट में पैसा नहीं है, तो दैट डजंट मीन कि मेरे को बैंक डिपॉजिट अच्छा नहीं लगता। मेरे को नॉलेज है, मेरे को डेट फंड के बारे में पता है, मेरे को आर्बिट्राज के बारे में पता है, मेरे को लिक्विड के बारे में पता है, इसलिए मैं अपना बैलेंस करके चलता हूँ। परंतु जिन व्यक्तियों को नहीं पता उनको एजुकेशन करना हमारे इससे, तो अगर आप हमारा कोई भी एजुकेशन मटेरियल देखेंगे, हम यही कहते हैं कि ये सीढ़ी चढ़ के, एक एक सीढ़ी चढ़ के आप ऊपर जाइए, आप ऐसे मत जाइए। स्पेशली अगर जैसे मैंने आपको बोला कि बैंक्स इक्विटी देते हैं, बेचते हैं ज़्यादा, तो मैं आपको एक भारतीय स्टेट बैंक जो ज़्यादा हमारा पेरेंट बैंक है, उसमें हम 5 सिर्फ सिंपल प्रोडक्ट बेचते हैं, स्टार्टिंग विद लिक्विड फंड, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, बैलेंस मल्टी एसेट फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड एंड बैलेंस फंड, जो हमारी पिच है। उसके बावजूद भी व्यक्ति आके जब मांगता है तो हमारी बुके पे है, अगर कोई स्मॉल कैप में लगाना चाहता है या मिड कैप में लगाना चाहता है, लगा सकते हैं। परंतु आपका कहना सही है, ज़्यादा लोग आके उसमें लगाते हैं। परंतु हमारी जो पिच है उसकी तरफ से, ये 5 फंड की है। द रिस्कीएस्ट फंड इज द बैलेंस फंड, जिसमें 65% इक्विटी, 35% डेट है। वो 75 हो सकता है, 80 हो सकता है, परंतु वो हाइब्रिड फंड ही है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे इक्विटी फंड, वन ऑफ द बेस्ट इक्विटी फंड्स आर देयर विद अस, क्योंकि हिंदुस्तान में इतने बड़े इन्वेस्टर बेस है, हर तरह के एक निश है। इवॉल्व इन्वेस्टर हैं जो बहुत इवॉल्व हो चुके हैं, पिछले 20 साल से एक्सपीरियंस है, उनको उतार चढ़ाव से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो एक नया व्यक्ति आता है, उसको एक दिन भी मार्केट गिरती है तो उसको परेशानी हो जाती है कि मेरा पैसा परमानेंट लॉस हो गया, जबकि वो नोशनल लॉस होता है। तो ये जर्नी है, स्टार्ट हुई है, ज़्यादा लोग आ रहे हैं SIP के थ्रू जो आ रहे हैं 4 करोड़, मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम पर लमसम भी लगाएंगे और 4 करोड़ जब आएंगे तो हमारा यही होना चाहिए कि कम से कम अगले 3 साल में 4 करोड़ जो अपना 3 करोड़ का बेस है, इसको 10 करोड़ से भी लेके जाना है। और जो छोटे लेवल पे जो बात हो रही है SIP की, इस पे भी काम करेंगे। और एज ए इंडस्ट्री हम, मतलब ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, सिर्फ थोड़ा समय लगेगा, वायबिलिटी बनानी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज की डेट में रेगुलेटर के साथ बहुत कोलैबोरेशन है। वो बात सुनते हैं, बात समझाते हैं, समझते हैं और फिर बहुत जल्दी एक डिसीज़न लेते हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है हमें। सर, एक और बाज़ार में अब नए तरीके की होड़ शुरू हो रही है, क्योंकि आप दोनों हिस्सों से आए हैं। आपका पुराना हिस्सा रिटेल बैंकिंग से, अब FD वर्सेस म्यूचुअल फंड की होड़ है बाज़ार में। बैंक्स अपने फिक्स डिपॉजिट को, चूँकि इंटरेस्ट रेट हाई है, तो बैंक्स अपने फिक्स डिपॉजिट को पुश कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, अपसेल कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स को एक ही बैंक के अंदर एक कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड से तो अच्छी FD है, तुमको 7% 8% का रिटर्न सुरक्षित रूप से मिल जाएगा। और ये चेंज एक लंबे समय के बाद दिखाई दिया है, जहां म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट बैंक के ही FD प्रोडक्ट से कॉम्पीट कर रहा है। इस सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? और ये सिनेरियो जब आगे चल के चेंज होगा, जो होगा ही अगर इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, नीचे जाते हैं, तो स्थिति क्या बनेगी? क्योंकि ये एक नया कंपटीशन बाजार में। देखिए, अगेन मैं यही बोलता हूँ कि निश बहुत बड़ी एक जनता है, बहुत बड़े नागरिक की एक नंबर है जो FD में विश्वास करते हैं। और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उनको शांति चाहिए कि मेरे को इतना ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। अब उसमें ये कोई लो इंटरेस्ट रेट ब्रैकेट में है बंदा, उसके लिए हर हालत में FD एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, जिसको टैक्स की कोई वो नहीं है, और 7-8% से अगर उसको FD मिलती है तो वो लगाए। जहाँ तक कंपटीशन का सवाल है, मैं तो ये कहता हूँ कि इतना बड़ा पैसा अगर हम बैंक डिपॉजिट को छोड़ दें और ऐसी पोंजी स्कीम में, क्रिप्टो में, जैसे आपने पहले बोला, ऐसे डेरिवेटिव में इतना लोग पैसा, लॉटरीज में इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, अगर उनको समझा के हम वो पैसे ही लें ना, हमें बैंक डिपॉजिट भी बढ़ते रहेंगे, हम भी बढ़ते रहेंगे। बैंक डिपॉजिट भी बढ़ना देश की आर्थिकता के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर बैंकों के पास डिपॉजिट नहीं होंगे तो क्रेडिट कैसे बढ़ेगा, क्योंकि उनको भी अपनी कैपिटल एडिक्वेसी का ध्यान होता है। तो बैंक तो करेंगे, परंतु हर एक व्यक्ति 100% बैंक में नहीं डालता। अगर आज देखो, जो भी एक हाई इनकम वाला बंदा है, उसका 100% आप नहीं मानोगे। एक छोटे लेवल पे, मझोले लेवल पे है लोग जो FD पे डालते हैं। तो जो थोड़े इवॉल्व हो चुके हैं, उनको पता है कि मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट क्या है, मार्केट, इवन स्मॉल सेविंग में जो पैसा डालते हैं, उनको समझ आ रहा है कि स्मॉल सेविंग में पैसा ना डाल के अगर वो म्यूचुअल फंड के थ्रू लगाए तो लिक्विडिटी भी ज़्यादा है, रिटर्न भी उतनी मिल जाएगी और टैक्स एफिशिएंसी भी है। लेकिन सर, तीनों चीज़ें जहाँ म्यूचुअल फंड और FD के बीच में कंपटीशन दिखता है बाजार में, इन्वेस्टर की साइकी में, वो एश्योर्ड रिटर्न का है। 3% मिनिमम है, मिनिमम 3 से 4% है। और अगर वो 8% पे FD लेके
9% 9.5% पे देंगे जिसमें ऑपरेशनल कॉस्ट भी घुस जाएगा, तो उनका नेम हमेशा कम होता रहेगा। दिस इज अ साइक्लिकल टॉपिकल थिंग एट दिस मोमेंट। ये हमेशा के लिए नहीं चलने वाला, पर ठीक है जब चल रहा है। पर एफडी एक अच्छी प्रोडक्ट है, उनके लिए जो निश्चितता चाहते हैं उनको रहने दीजिए वहाँ पे। उसके अलावा बहुत पैसा है। बैंकों की बात करूँ तो जैसे मैंने आपको बोला सेविंग बैंक अकाउंट या और ऐसे हैं, या इसके अलावा बहुत सी ऐसी जगह हैं जो लोग यहाँ के भारत की जनता, यहाँ के नागरिक अपना पैसा बिना किसी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के पैसा अपना गुवा देते हैं। तो वो पैसे को लेके आना बहुत ज़रूरी है। और पैसा बढ़ोतरी भी तो हो रही है, पैसा बन भी रहा है। देखिए जब हमारी मार्केट, हमारी जो पर कैपिटल जीडीपी थी वो 700-800 डॉलर थी आज से करीब 5 साल पहले। आज हम 2200-2300 पे पहुंच गए हैं, 2300 से ऊपर है, 2340 टू बी प्रिसाइज। तो ऐसे में लोगों के पास सरप्लस भी तो बढ़ता है। तो एफडी में पैसा जाता रहेगा, म्यूचुअल फंड में पैसा आता रहेगा। म्यूचुअल फंड के डेट फंड्स एज ऑफ नाउ आर अंडर स्ट्रेस, क्योंकि वो उसमें पैसा ज़्यादा नहीं आ रहा फॉर 2 रीजन। 1 बिकॉज ऑफ द चेंज इन द टैक्सेशन, एंड सेकेंड बिकॉज एफडीज आर गिविंग बेटर रेट। बट लेट इट बी, क्योंकि इक्विटी मार्केट इतनी अच्छी चल रही है, या इक्विटी में शॉर्ट टर्म में ऐसे बहुत से हैं। परंतु मेरे को नहीं लगता कि इसमें कभी ऐसा आएगा कि परमानेंटली डेट फंड नहीं चलेंगे या परमानेंटली इक्विटी नहीं चलेंगी। ये सिक्लिकल गेम है, चलती रहेगी। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अभी भी जिस तरह से प्रोडक्ट सेल करती है वो आमतौर पर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट या इन्वेस्टमेंट के होराइजन्स के हिसाब से सेल किए जाते हैं। जब हम निवेशकों से बात करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि भारत का जो निवेशक है वो गोल्स पे बेस्ड है, उसकी लाइफ के अपने गोल्स हैं। आप अक्सर कहते हैं कि गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग पे ध्यान देना चाहिए। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अभी भारत के आम लोगों के लाइफ गोल्स से मैच नहीं कर पाती है। वो उन्हें सरप्लस है तो म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए, हमने आपको बताया 2 साल में एग्जिट हो जाता है, 3 साल में एग्जिट हो जाता है। जबकि कुछ बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं जिनमें कि गोल्स डिफाइंड हैं, जो नॉन फंड प्रोडक्ट हैं, उनमें फिर भी लोग इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट्स को गोल्ड के साथ खरीदते हैं, या सरकार के अपने जो सेविंग्स प्रोडक्ट हैं उनको गोल्स के साथ खरीदते हैं। ऐसा क्या मिसिंग है आपके हिसाब से? ऐसा क्या कैसा क्रिटिकल गैप है भारत की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कि वो इन्वेस्टर को उसके गोल्स के हिसाब से प्रोडक्ट ऑफर नहीं कर पाता है? जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति अभी अपनी निवेश शुरू करना चाहता है और वो चाहता है कि 10 साल बाद वो विदेश में पढ़ाई करने जाए, तो उसके लिए कस्टमाइज प्लान या पैकेजेस म्यूचुअल फंड के कौन से होने चाहिए? ये इस तरीके के प्रोडक्ट्स चाहिए लोगों को भारत में निवेश के लिए। ऐसा क्यों नहीं हो पाता? देखिए इसके 2 तरीके हैं, इसके 2 तरह के सोल्यूशन दे सकते हैं। एक तो रेगुलेटरी अलाउड सोल्यूशन है जी। तो रेगुलेटरी अलाउड सोल्यूशन जो उसको सेबी ने कैटेगरी बना दिया है वो 2 हैं सिर्फ। एक चिल्ड्रन बेनिफिट फंड, चिल्ड्रन के बच्चों के लिए है, जो आपने जैसे आपने बोला कि 10 साल के बाद पढ़ाई के लिए जाना है तो उसमें लगा दीजिए। 10 साल तक आप पैसा नहीं निकाल सकते, 5 साल मिनिमम पीरियड है, आप पैसा नहीं निकाल सकते। जब बच्चा 18 साल का जब होएगा उसके बाद पैसा लगा रहेगा, जब भी उसको चाहिए उसमें से पैसा निकाला जा सकता है। और मामूलन हमने देखा है कि ऐसे फंड बहुत अच्छे कैपिटल बहुत अच्छा रिटर्न बिल्टअप करते हैं और बहुत बढ़िया। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न 2 है। एक तो फंड मैनेजर को पूरी ये होती है कि मेरे को अच्छा बिजनेस खरीदना है जो कि आगे आने वाले टाइम में अच्छा चलने की उम्मीद है, तो उसे स्टॉक में लगा के वो अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। मैं एक एग्जांपल, मैं सेल्स पिच के लिए नहीं, हमने सितंबर 2020 में एक अपना चिल्ड्रन बेनिफिट लॉन्च किया 10 रुपये पे NAV पे। आज उसकी NAV 3.5 गुना है। सारे चिल्ड्रन फंड्स अच्छा कर रहे हैं, सारे चिल्ड्रन मार्केट के सारे चिल्ड्रन फंड अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे छोड़ दिया जाता है पैसे को, आप लगाओ और इसमें हमें वेल्थ क्रिएट करके दो। तो जब फंड मैनेजर को होता है नहीं मेरे को लिक्विडिटी का ध्यान नहीं रखना कि मेरे को पैसा निकलने वाला नहीं है इसमें से, तो वो एक अच्छे तरीके से चला सकता है। दूसरा फंड है रिटायरमेंट फंड, जिसमें अगेन एक रेगुलेटरी कैटेगरी है जिसमें एक अच्छा पैसा आ सकता है। परंतु ये स्केल अप नहीं हुए, बहुत बड़े नहीं बने और वैराइटीज भी नहीं है, क्योंकि हमने लिक्विडिटी इतनी भेज दिया। हर एक व्यक्ति जो करना भी चाहता है रिटायरमेंट के लिए, साथ में ये चाहता है कि मेरे को ऐसी जगह लगाऊं अगर ज़रूरत पड़ जाए, खुदा ना खास्ता अगर ज़रूरत पड़ जाए तो मैं निकाल सकूं। वो सोच को थोड़ा बदलना पड़ेगा डिसिप्लिन वे में, जैसे मैंने बोला। तो 2 तरह के एक सोल्यूशन, एक तो रेगुलेटरी हो गए, ये 2 हो गए। उसके अलावा गोल्स के हिसाब से अपने जो सोल्यूशन है अपने तरीके निट करने पड़ते हैं कि मेरे को किस स्टेज पे कितना पैसा चाहिए। और वो जो मैंने बोला कि SIP को गोल्स के हिसाब से तो करते हैं, पर वो डिसिप्लिन रहता नहीं है, डिसिप्लिन नहीं रहता, बीच में से पैसा निकालने की एक मंशा रहती है। स्पेशली सो विद द मिलेनियल्स,
जो बच्चे हैं आज की डेट में उनको एफडी का समझ नहीं आता, उनको सबको इन्वेस्टमेंट ही करनी है। परंतु इन्वेस्टमेंट में क्या हो रहा है कि वो इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा समय देते नहीं, जैसे कुछ पैसा बना पैसा निकाल लिया, फिर वो टाइमिंग कर नहीं पाते तो कैसे करेंगे। तो हमारा एक जो प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन करना, एक एजुकेशन करना और रेगुलेटर के साथ काम करके उसको ये बताना कि भैया हमें थोड़े क्लोज एंडेड फंड चाहिए और हमें ऐसे भी क्लोज एंडेड फंड में करनी है कि पैसा आए परंतु उसमें कम से कम 5 साल 7 साल पैसा निकले नहीं। तो ऐसा मेरे को लगता है हो जाएगा, जैसे जैसे हमारे विचार मिलेगी, जब हम बात करेंगे तो ऐसा इसका कोई तरीका निकलेगा। आखिरी सवाल, आप अक्सर वेल्थ क्रिएशन पे चर्चा करते हैं, डीपी सिंह की वेल्थ क्रिएशन की परिभाषा क्या है? लोगों को वेल्थ कैसे क्रिएट करनी चाहिए भारत में, खासतौर से जो भारत जहाँ पर इनकम इनक्वलिटी इतनी ज़्यादा है कि आपको एक तरफ के शेप रिकवरी दिखती है, दूसरी तरफ लोगों के पास 600-700 रुपये पर डे की है। इस स्थिति में वेल्थ का क्रिएशन कैसे हो? देखो, ये 140 करोड़ की जो है ना हमारे देश में बहुत ही डाइवर्सिटी है, स्टेट वाइज, जोग्राफी वाइज, सिटी। अगर महाराष्ट्र की देखें तो महाराष्ट्र में जो बॉम्बे, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, नासिक एक अलग क्लास है, जो छोटे शहर हैं उसकी अलग है जोग्राफी। तो ये जो वेल्थ क्रिएशन है तो परसेंटेज टर्म में होएगी। तो हर एक व्यक्ति को अपने पैसे में से जितना भी उसकी बचत है उसका एक हिस्सा बड़े डिसिप्लिन वे में म्यूचुअल फंड के थ्रू इक्विटी मार्केट में लगाना बहुत ज़रूरी है। और शुरुआत जैसे हमने शुरू की थी अपनी बातचीत की, शुरुआत होनी चाहिए हाइब्रिड फंड से और उसको आगे लेके जाना है। और ऐसा नहीं है कि 5% स्मॉल कैप में डालो, उसकी जगह 25% आप मल्टी के एसेट क्लास में डालो, तो उसमें स्मॉल कैप, मिड कैप, जहाँ डाइवर्सिफाइड फंड में 10% डालो, उसमें भी स्मॉल कैप, मिड कैप का आ जाएगा। क्योंकि ये साइकिल्स है, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। आज की डेट में स्मॉल कैप बहुत अच्छा कर रहा है। हाँ, जिस व्यक्ति का एक हो गया कि स्टैंडर्ड लेवल से ऊपर है, उसका 20, 25, 30 करोड़ का अगर उसका ऑलरेडी पोर्टफोलियो है, अगर उसको करना है अगला 10 करोड़ भी लगा दे स्मॉल कैप में, बिकॉज ही हैज़ द एपेटाइट फॉर रिस्क। अपने रिस्क एपेटाइट को देखते हुए शुरुआत कीजिए इससे। परंतु हर एक निश के लिए अपना एक अलग सोल्यूशन है। वो जब जो हमारा इंटरमीडिएट या फाइनेंशियल एडवाइज़र बात करता है या बैंकर बात करता है या कोई व्यक्ति हमारे यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट प्लान का भी है, तो हमने हर एक ब्रांच में ऐसा रखा हुआ है कि हमारे ऐसे लोग होने चाहिए जो उसको एक सलाह दे के उसका पैसा लगा सकें। परंतु ये बहुत ज़रूरी है, बातचीत कीजिए हमारे लोगों के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लाई हो एंड शुरुआत करिए अपने हाइब्रिड फंड के साथ अगर आपको पहली बार करना है। और मैंने अगर सोचो तो मैं अपनी शुरुआत मैंने इक्विटी से की थी, क्योंकि जब मैंने म्यूचुअल फंड ज्वाइन किया मेरे को मालूम नहीं था। सबसे पहले मेरी हाइब्रिड फंड में ही थी। जो मेरी पहली जो निवेश था, मेरे को अभी भी ज़्यादा मंथली इनकम प्लान में मैंने अपनी पहली एप्लीकेशन डाली थी। पर धीरे धीरे जैसे विश्वास होता गया, जैसे मार्केट के बारे में पता चला गया, आज की डेट में मेरा 100% इक्विटी में है। क्योंकि वही है कि एक लेवल हो जाता है जिसके बाद मैं रिस्क ले सकता हूँ। तो उस रिस्क लेने की स्थिति में हूँ। मेरा जो मंथली है वो पैसा एसआईपी के थ्रू जाता है। अपने बच्चों के जो एसआईपी के थ्रू करके मैंने उनकी एजुकेशन बेस्ट कॉलेजेस में करवाई। अपना बॉम्बे में आके घर खरीदा तो जो वेल्थ क्रिएशन म्यूचुअल फंड के थ्रू हुई तो उसके थ्रू ही हुआ। तो ये मैं तो अपनी ये बताता हूँ ये पूरी कि ये अगर मैं कुछ कर पाया अपनी लाइफ में, इसीलिए कर पाया कि मैंने बहुत शुरुआत में तो नहीं कर पाया, पर मिड लेवल से स्टार्ट होके कुछ वैल्यू क्रिएट कर पाया अपने लिए, वेल्थ क्रिएट कर पाया, तो ये हुआ। तो मेरी तो सबसे यही है कि जितना जल्दी हो सके शुरुआत कीजिए और शुरुआत कीजिए हाइब्रिड फंड से। पर अगर जो मिलेनियल है जिनको इक्विटी मार्केट के बारे में मालूम है, विश्वास है, they can start immediately with a good amount of SIP from day one। मनी मांग को ख़त्म करने का वक्त है। और आमतौर पर जब भी आप कभी म्यूचुअल फंड के विशेषज्ञों से, इन्वेस्टमेंट लीडर से मिलते हैं तो इतने स्पष्ट ढंग से शायद आपको अपने निवेश की दिशा नहीं मिलती। 3-4 बड़े मंत्र डीपी सिंह जी ने दिए सामान्य निवेशकों के लिए। पहला, अपनी शुरुआत हाइब्रिड फंड से करें, मल्टी एसेट फंड से करें, क्योंकि यहाँ से ही शुरू होना चाहिए। ये बेहद महत्वपूर्ण बात है और अब धीमे धीमे ये बात निकल कर आ रही। दूसरा मंत्र है कि डिसिप्लिन रखें, लालच में म्यूचुअल फंड में न फंसें, स्टॉक
स्टॉक की तरह डील ना करें कि 2 साल में इक्विटी फंड से पैसा निकाल लिया। जब तक आप होल्ड नहीं करेंगे तब तक बेहतर रिटर्न नहीं आएंगे। और तीसरा ये देखें कि क्या आपके सारे रिटर्न महंगाई को हरा पा रहे हैं, आप महंगाई जो आपकी ज़िंदगी की लागत बढ़ाती है उसे कम कर पा रहे हैं कि नहीं। ये 3 बेहद महत्वपूर्ण मंत्र। और इसके अलावा 2 और महत्वपूर्ण बातें हैं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भारत में छोटी आकार की सिप की तैयारी कर रही है। और एक सबसे अनोखी बात जो आज डीपी सिंह जी ने कही कि अब रेगुलेटर्स को क्लोज एंडेड फंड के बारे में सोचना पड़ेगा ताकि लोगों में निवेश के लिए अनुशासन लाया जा सके। रेगुलेटर क्लोज एंड फंड लाते हैं कि नहीं लाते, पर आप अपने निवेश को खुद अनुशासित कर सकते हैं, अपने लिए गोल बना सकते हैं। 3 साल 4 साल 5 साल से पहले म्यूचुअल फंड से नहीं निकलने का संकल्प ले सकते हैं। और इसके साथ हम धन्यवाद देते हैं डीपी सिंह जी को। मनी 9 के मनी मॉन्क में शामिल होने के लिए आप लोगों की प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा।